हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो इसमें हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज अपनी इस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। बाकी के इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पे 4 होगा। बाकी के 3 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स। हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। तो हाँ, इसके पहले के लेक्चर में हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। हाइड्रोस्फीयर को अच्छे से देखे और जितने भी ओशंस हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक ओशंस वगैरह, तो इनको हमने और अच्छे से पढ़ा, इनको डीप में देखा, समझा। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो लेक्चर नंबर 4 है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट डोमेन है हमारी अर्थ का। अब ये बायोस्फीयर कौन सा एरिया होता है? तो बायोस्फीयर वो नैरो जोन, मतलब वो इलाका रहता है, वो नैरो जोन एरिया है, वो जोन है जहाँ पे हमारे अर्थ के बाकी डोमेन्स जो कि हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वो नैरो जोन, वो एरिया जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और बेसिकली ऐसा ही कोई जो एरिया होगा, ऐसे ही जोन पे हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। अब ये जो हमारे ये अभी हमने देखा भाई, कांटेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर जहाँ पे सही से रहता है वहीं पे लाइफ पॉसिबल है। और ये सिर्फ हमारी अर्थ में पाया गया है, मतलब अभी तक तो सिर्फ हमारी अर्थ में पाया गया है, जिसकी अब कह सकते हैं भाई अब बायोस्फीयर है, प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। अभी तक बाकी प्लैनेट्स में डिस्कवर नहीं किया गया है। मे बी होपिंग्स हो कि आगे पता चले। बाकी अभी सिर्फ ये हमारी अर्थ की मतलब खूबी है, हमारे अर्थ में ये पाया गया है, क्या? बायोस्फीयर। अब हमारे अर्थ में डिफरेंट तरह की स्पीसीज़ होती हैं, मतलब अगर हम देखें तो माइक्रोब से लेके एक पूरा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन तक या मैमल्स तक रहते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि भाई जितने भी स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। All the living organisms, include humans, are linked to each other and to the biosphere for survival। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया, ह्यूमन या कुछ भी कह लें, इन सबको एक किंगडम में बांटा गया है। तो मतलब एक किंगडम में, 2 किंगडम में बांटा गया है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। चलिए आगे देखते हैं। The 3 domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे 3 डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर और एयर, ये आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कभी कभी एक दूसरे को इफेक्ट भी पहुंचाते हैं। अब ये इफेक्ट पहुंचाना क्या हुआ, तो इसको हम एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन में क्या हुआ, हमारे प्लांट किंगडम को हमने ख़त्म किया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। तो इसमें कह रहा है कि भाई अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें गलत इफेक्ट देगा, मतलब हमारी अर्थ में इफेक्ट करेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसको बता रहा है। अब जैसे कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो हमारी अर्थ का मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सम। अब जैसे कर हम एक और एग्जाम्पल इसमें, मतलब हमारे एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझाया कि मान लीजिए कहीं सुनामी आती है, तो सुनामी में क्या होगा भाई, कुछ पार्ट हमारे लैंड का क्या चला जाएगा, मतलब सबमर्ज हो जाएगा। अब जैसे इसमें कह सकते हैं कि भाई हमारा लैंड किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है, और वाटर किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। तो इसमें ये बता रहे हैं कि भाई ये जो दोनों डोमेन हैं, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को मतलब इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, नुकसान करते हैं। अब यहाँ पे एक ये है कि भाई जब इंडिया में हमारे सुनामी आई थी, तो अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड पानी में डूब गए थे, सबमर्ज हो गए थे। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड वाटर मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। इसमें कह रहे हैं जैसे मान लीजिए हम लोग जो केमिकल्स वगैरह या गंदगी पानी में डालते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो वो
कहीं ना कहीं हमको भी मतलब इफ़ेक्ट करता है। और नहीं तो जो समुद्र में मतलब जो लेक्स में या रिवर्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बायोस्फीयर को भी वो नुकसान करता है, उनके सराउंडिंग्स को भी नुकसान करता है। ओवरऑल हम लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए इफ़ेक्ट डालते रहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसमें यही बता रहा है। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, सैंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई अब बहुत सारी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, पॉल्यूशन फैलता है। तो इसमें एक और बता रहा है एग्जांपल लेके कि भाई जो हमने एमिशंस ऑफ हमने इंडस्ट्रीज से जो हम एमिशन करते हैं धुआं वगैरह का और बाकी हार्मफुल गैसेस का, और जो थर्मल पावर प्लांट और व्हीकल्स वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ के बायोस्फीयर को कहीं ना कहीं ये सब कंबाइनली हार्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। हमारा जो CO2 है वो क्या है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे एयर का। अब धीरे धीरे ये जो है ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रहा है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मतलब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। तो नहीं कहते भाई ग्लोबल वार्मिंग बन रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो ओवरऑल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में हीट बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग राइज होगी। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कहा जाए तो बहुत सारे डिबेट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई अगर CO2 बढ़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। Thus, a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains, द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई अब अगर हमें मतलब हमारे सराउंडिंग को बचाना है, हमारे इन्वायरमेंट को सही रखना है हमारे अर्थ के, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनका यूज़ हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इनमें जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हमें, अगर हम उनको यूज़ मिनिमाइज़ कर दें तो कहीं ना कहीं ये तीनों का जो इफ़ेक्ट है, निगेटिव इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाएगा, जो कि हमारे लिए भी मतलब सही ही है एक तरह से देखा जाए तो। चलिए, ये हमारा ये यहाँ पे एक डायग्राम के मतलब NCERT में दिया था कि इसमें बता रहा है कि भाई बायोस्फीयर है क्या, तो एक बार आपको बता देते हैं। तो ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर वाला पार्ट, लैंड वाला जितना पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा वाटर वाला पार्ट हाइड्रोस्फेयर, और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ये जहाँ पे कंबाइन करते हैं वो पूरा बायोस्फीयर में आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।